नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी की जो मूल किताबें हैं उस वाला जो अपना बैच चल रहा है रणभूमि विजय बैच, उसमें आप सभी का स्वागत है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी, और नहीं चल रही है यदि तो अच्छी चलनी चाहिए। जितने भी नियमित और रेगुलर विद्यार्थी हैं निश्चित रूप से उनको बहुत फायदा होने वाला है। आपको सिर्फ मैं आप लोगों से सिर्फ आपके 24 घंटे में से आधा घंटा इस बैच के लिए ले रहा हूँ। इस बैच के लिए दिया हुआ आधा घंटा आने वाले आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए बढ़ाया हुआ एक एक कदम साबित होगा। कैसे? ये चीज आए दिन परीक्षाएं होती है, प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलते हैं, चीजें उसमें देखने को मिलती है, तो चीजें आसान है, कठिन नहीं है। बस आप यदि अपने लक्ष्य के प्रति नियमित रहना सीख लिए हो तो सब कुछ आसान है। अब आज अपन जो पढ़ रहे हैं साथियों, कक्षा 10 का पहला चैप्टर ही चल रहा है अभी तक अपना अध्याय 1 चल रहा है। अध्याय 1 अपने आप में पूरा मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, और बड़ा इसलिए भी है कि टू द पॉइंट सिर्फ आरपीएससी से पढ़ते अपन तो अपना 3 4 5 क्लास के अंदर पूरा हो जाता। लेकिन चूंकि अपन ने उसको आधार बनाते हुए लगभग पूरा इतिहास पढ़ा है राजस्थान का, तो ये 18वीं या शायद 19वीं क्लास है ये, तो है ना। और एक और क्लास आएगी इसके बाद 20वीं, तो ये पहला चैप्टर आपके पूरा होगा। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। इसके बाद में अपने जो जितने चैप्टर आएंगे उसमें 2 2 3 3 4 4 क्लासें लगेगी। तो 10वीं की किताब मेन मुख्य है, इसको अपने को प्रॉपर टाइम देना है। उसके बाद में फिर 9th 8 7 6 इसमें कम होती जाएगी क्लासें, क्योंकि वहां पे ना तो किताब इतनी मोटी है और ना कंटेंट भी ज्यादा इतना नहीं है। मेन जो है वो 10वीं की किताब है, प्रश्न भी ज्यादा 10वीं की किताब से बनते हैं। अच्छा, कल सुबह आप लोगों को ध्यान रखना है, कल दोपहर, ठीक है, सभी जने ध्यान रखेंगे, जितने भी अभी ये क्लास देख रहे हैं आप लोगों को ध्यान रखना है, कल दोपहर 12 बजे, ठीक है, लाइव अपनी आरबीएससी वाली जो वस्तुनिष्ठ संग्रह आ रही है पुस्तक, आप लोगों को बता दिया, उसके अंदर की मेहनत भी आप सभी जानते हो, उसकी अहमियत भी आप सभी जानते हैं। तो चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये सभी के लिए है। इसका अपन करेंगे लाइव विमोचन, ठीक है। उसके अंदर क्या है, किसके लिए है, कैसे मिलेगी, क्या प्राइस है, कितने पेज है, कैसा कंटेंट है, सारी चीजें कल 12 बजे अपन डिस्कस करेंगे। उस लाइव विमोचन में आप लोगों को उपस्थित रहना है, आपकी गरिमामयी उपस्थिति के अंदर विमोचन होगा। यह सूचना अपने सभी साथियों तक दे देना कि भाई जो डिमांडिंग आपकी पुस्तक थी वो आ रही है, ठीक है। कल आ जाएगी, कल मैं बताऊंगा, यानी परसों से मार्केट में मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो कल इसका विमोचन करेंगे, आपको सारी जानकारी वहीं पे देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अब आज का जो चैप्टर है उसमें ध्यान रखना है। आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन ने देखो इतिहास, राजस्थान के राजवंशों का इतिहास पहले चैप्टर में से पढ़ लिया है। अब देखो, अब इसमें अपन जो पढ़ेंगे वो है एक तो मराठों का प्रवेश, जो मुख्य अपने टॉपिक है वो है मराठों का प्रवेश। फिर मराठों के प्रवेश से क्या हुआ, उत्तराधिकारी जो संघर्ष थे ना राजस्थान के अंदर, उत्तराधिकारी संघर्ष के कारण ही मराठों को राजस्थान में प्रवेश के लिए स्थान मिला। तो ये उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर स्पेशली अपने को बूंदी, जयपुर और जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष पढ़ना है, ठीक है, जिसमें से बूंदी का आज पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। अपने को क्या पढ़ना है, बूंदी, जोधपुर और जयपुर, ये उत्तराधिकारी संघर्ष पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा फिर आपके इसके अंदर आ गया है हुड्डा सम्मेलन। क्या आ गया है, हुड्डा सम्मेलन, ये भी मराठों के विरुद्ध किया गया था। ये चीजें हैं कुछ जो आप लोगों के पढ़नी है अपने को, ठीक है ना। तो ये आज पढ़ते हैं। आज अपन बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष पढ़ लेते हैं, मराठों का प्रवेश पढ़ लेते हैं और हुड्डा सम्मेलन पढ़ लेते हैं। कल अपन पढ़ेंगे जयपुर और जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा मैटर ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा है, ऐड नहीं किया साथ में, क्योंकि टुकड़ों में बांट के पढ़ना एक अच्छी रणनीति होती है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो साथियों, यूं है कि मराठों को राजस्थान में प्रवेश है नहीं, इनको सब बड़ो श्रेय जाए सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह के कारण ही यूं समझ लो कि मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ। और राजस्थान में प्रवेश पूछते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना बूंदी में, कि भी मतलब यूं अगर इंगे आपा देखा कि कोई काम की शुरुआत है, प्रवेश होना यानी कि शुरुआत है, शुरुआत में क्या करें, मिठाई बांटिया करें, मिठाई में ध्यान है, बूंदी को नाम की में आवे, मिठाई में आवे बूंदी को नाम, तो बूंदी के अंदर से प्रवेश हुआ है। सबसे पहले क्या, मीठे से शुरुआत, तो यहाँ से जो है ये शुरुआत हो गई। सवाई जय सिंह की बूंदी के उत्तराधिकारी में जो हस्तक्षेप रहा, जो परिस्थितियां वहां पे बनी, उसके कारण मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ। और मराठों की नीति ये रहती थी कि जहां पे भी जाओ वहां से टैक्स वसूलो, धन वसूलो, उनको सुरक्षा का आश्वासन दो, उनको परेशान करो, और जिससे क्या होगा, वो चौथ और सर देशमुखी जैसे कर दे देते थे और भी एक्स्ट्रा टैक्स दे देते थे, रुपए पैसों की बड़ी मांग की जाती थी। तो एक तरीके से
यदि देखें, देखो मुगलों के विरुद्ध यदि मराठों की भूमिका देखते हैं तो वहां पे कैसी रहती है, मुगलों के विरुद्ध रहती है, यानी उनको भगाने वाली रहती है। लेकिन आसपास के राज्यों से संबंध देखते हैं तो वहां पे आतंक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वहां से क्या है, टैक्स वसूलना वगैरह, उनको राजा वहां के परेशान होकर फिर जो है रुपया पैसा टैक्स वगैरह देते थे। तो एक तरीके से मराठों का राजस्थान में आक्रमण लूट के उद्देश्य से हुआ था, यानी कि आगमन इनका लूट के उद्देश्य से हुआ। अब देखो, जब मुगल साम्राज्य के पतन की बारी आई, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु जब हुई, औरंगजेब के बाद में कमजोर शासक रहे हैं सारे के सारे मुगल, यानी कि एक तरीके से पतन की ओर मुगल साम्राज्य आगे बढ़ा है। तो जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया और पतन की ओर आगे बढ़ने लगा। तो यहाँ पे मराठा शक्ति जो है बहुत पावरफुल हो गई। अब देखो, औरंगजेब ने भी मराठों से संघर्ष बहुत किया, और औरंगजेब ने तो मराठों से इतना संघर्ष किया कि वो दक्षिण के अंदर ही उलझ के रह गया। मराठों का ज्यादा विस्तार कहाँ था, दक्षिण में, ये पूना गोलकुंडा यहाँ पे जो है ये यही उलझ के रह गया। इसलिए औरंगजेब जो है उत्तर भारत की तरफ इतना ध्यान भी नहीं दे पाया। इसीलिए इतिहास में औरंगजेब के लिए कहा जाता है कि दक्षिण जो है उसकी औरंगजेब की कब्र रही है, ठीक है, ये कहा जाता है। तो देखो, इसी समय के दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहे थे। पेशवा होते थे, है ना, अष्ट प्रधान प्रणाली होती थी, उसमें से पेशवा जो होते थे उनके नेतृत्व में जो है वो सारा ही साम्राज्य अपना बढ़ा रहे थे। शुरुआत में गुजरात और मालवा दोनों क्षेत्रों पर मराठों का प्रभाव मजबूत और कायम होता रहा। गुजरात और मालवा पे बहुत ज्यादा मजबूत हो गया। पीछे कौन बचा, राजपूताना, जो जिंगे अपन जाना राजस्थान के नाम हो, तो पीछे कौन बता, राजपूताना बचा। राजपूताना के अंदर प्रवेश का वो कोई ना कोई कारण ढूंढ रहे थे, इनको चाहिए था कारण, कि अपना कारण मिले तो अपा जो है प्रवेश कर दिया हमारे, ठीक है। प्रारंभ में किसी भी मराठा सेना नायक या सेनापति ने राजपूताना की ओर सीमाओं में प्रवेश नहीं किया, यानी उस समय राजस्थान तो नाम नहीं था, राजपूताना के नाम से जानते थे, तो प्रारंभ में प्रवेश नहीं किया क्योंकि मौका ही नहीं मिला ऐसा। लेकिन मौका कब मिलता है, बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष के रूप में मिलता है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे पढ़ते हैं अपन। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, यहाँ पे आप लोगों को कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी। फिर देखो, राजस्थान में मराठों का प्रदेश, राजपूत राजाओं और रियासतों के बीच आपसी तालमेल की कमी थी। अपर मतलब एक आ समस्या हमेशा रही, भाईडा भाईडा भिड़ता गण है, भाईडा भाईडा भिड़ता गणा मतलब हम जो भैया भैया में फूट गणी के खुद खुद को शासन नहीं चलाना चाहे, दूसरे शासन में हड़प करनी चाहे, बिन चक्कर में क्या हो जाती, लड़ी झगड़ा हो जाता। राजाओं के आपस में कोई तालमेल नहीं बैठता था, फूट सी रहती थी, झगड़ते रहते थे। राज्यों के भीतर चल रहे पारस्परिक ग्रह कलह, यानी कि राज्यों के जो अंदर भी चल रहे थे उत्तराधिकार के लिए, राजा बनने के लिए जो युवराजों के बीच में संघर्ष चल रहा था, उनकी माओ द्वारा जो संघर्ष चलाए जा रहे थे, कूटनीति चलाई जा रही थी, उसके परिणाम ये हुए कि आपसी लड़ाई और उत्तराधिकार के विवाद बहुत बढ़ गए। इस कारण मराठा को राजपूताना में प्रवेश करने का मौका मिल गया। अब देखो, पारस्परिक ग्रह कलह के मुख्य 3 केंद्र थे, ठीक है, आपसी विवाद और ग्रह कलह के 3 केंद्र थे, एक तो बूंदी, एक जयपुर और एक जोधपुर। यदि बूंदी का आज पढ़ते हैं अपन, दलेल सिंह वगैरह, ये जो अपने पढ़ेंगे आज, विष्णु सिंह, दलेल सिंह, और ये जयपुर के अंदर जाते तो ईश्वरी सिंह, माधो सिंह वाला संघर्ष आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी तरीके से जोधपुर में भी उत्तराधिकारी संघर्ष देखने को मिलता है। तो ये उत्तराधिकारी संघर्ष स्पेशली दे रखा है ना आपके आरबीसी की किताब में, मान के चलो कि यहां से एग्जामिनर प्रश्न बनाने वाला है, और बहुत तबीयत से दे रखा है, बहुत शानदार तरीके से दे रखा है, उसको पूरा ही आज क्लियर कर देंगे। स्क्रीनशॉट लो भाई, टाबरो इंतजार नहीं करना, मैं जय मतलब बोर्ड के सामने हूँ, हट जाऊं ना तो थाने समझ जानो कि स्क्रीनशॉट लेना टाइम हुआ है, क्योंकि मेरे तो मतलब दिमाग में एक तरह का अनुबंधन हुआ है कि जय स्लाइड पूरी हुई, अपन साइड में हटना है कि टाबर ले ला स्क्रीनशॉट। तो मैं कभी नहीं भी कहूँ ना, स्लाइड पूरी हुई है, कंटेंट समझा दियो है मैं थान, तो थाने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। क्लियर दिया है, कौन दिया आज मन लगे थोड़ा क्लियर कौन दिया, मेरे चश्मे नंबर भरगा आ गए, क्लियर है, ठीक। देखिए, बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष, जय सिंह की महत्वाकांक्षा और पारिवारिक संबंध। सवाई जय सिंह की महत्वाकांक्षा के कारण ही मराठों ने राजस्थान के अंदर प्रवेश किया है, ये ध्यान रखना। कथन कारण वाले प्रश्नों के अंदर ये कहीं ना कहीं लाइन लिखी मिलेगी। देखो, सवाई जय सिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। जयपुर राज्य की सीमा पर स्थित बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जय सिंह का बहनोई था। बुद्ध सिंह जो था, ये यहाँ पे बीच में सेंटर में आप देख रहे हो बुद्ध सिंह जी बैठे। बुद्ध सिंह सवाई जय सिंह के बहनोई थे, यानी कि सवाई जय सिंह की बहन जो है वह पन्नायोड़ी बुद्ध सिंह जी हो, ठीक है, यानी कि ये इसके क्या हो गए, जीजा हो गए। 1727 तक साले बहनों के अंदर घनिष्ठ संबंध थे, बढ़िया बहता, आपस में उठता बैठता है, खानो पीनो वगैरह चाल तो पार्टियां सार्टियां चल जाती। बाकी भी बाद में संबंध थोड़ा बिगड़ने स्टार्ट हुआ। देखो, संबंधों में कड़वाहट और विवाद के कारण क्या हुआ, अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण हो गए। पूरी स्टोरी समझ में आएगी यहाँ, ध्यान देना सिर्फ, अभी पेन वेन भले साइड में रख दो, एक बार समझ लो।
कौन सा संबंध कहां से बैठ रहा है, एक बार समझ में आ गया गणित, बस। फिर देखो क्या हुआ दोनों के बीच, साले बहनोई के अंदर क्या हुआ, जीजा बहनोई के साला बहनोई जी के अंदर तनावपूर्ण स्थिति हो गई कि क्या हुआ, पूरी तरीके से संबंध इनके टूट गए, एक दूसरे के विरोधी बन गए। अब क्यों, महाराणा बुद्ध सिंह अपनी कछुआई रानी यानी जयपुर से जो आई, बुद्ध सिंह की कछुआई रानी, बुद्ध सिंह जी की कछुआई रानी जो है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे दे भी रखा है आप लोगों के, ठीक है, बुद्ध सिंह जी की कछुआई रानी, ध्यान रखना है आप लोगों को, ये जो थी सवाई जयसिंह की बहन थी। कौन थी, सवाई जयसिंह की बहन थी अमर कंवर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। सवाई जयसिंह की बहन से घृणा करने लगा बुद्ध सिंह, बुद्ध सिंह अपनी ही रानी से, जो सवाई जयसिंह की बहन थी, उससे घृणा करने लगा। और बुद्ध सिंह अपनी दूसरी पत्नी चुंडावत रानी के इशारे पर काम करने लगा। चुंडावत रानी, और देखो राजा महाराजाओं के उस समय रानियां बहुत होती थी, ठीक है, तो हर रानी चाहती थी कि उसका पुत्र जो है वो राजा बने, और इस कारण वो है जो प्रिय रानी होती राजा की, उसका पुत्र ही बनता, भले वो छोटा होता तो भी बन जाता था। और यही उत्तराधिकारी संघर्ष और इन युद्ध के कारण हुआ करते थे। तो यहाँ पे देखो कछुआई रानी से तो अब इनकी बननी बंद हो गई है ना, जयसिंह की बहन से बननी बंद हो गई, दूसरी रानी चुंडावत रानी के इशारे पर काम करने लगे। बुद्ध सिंह ने कछुआई रानी से उत्पन्न पुत्र जिसका नाम था भवानी सिंह, एक तरीके से सवाई जयसिंह का भांजा हो गया, भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से इनकार कर दिया बुद्ध सिंह ने। बुद्ध सिंह ने भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से ही इनकार कर लिया, और इस बात से क्रोधित होकर सवाई जयसिंह ने बुद्ध सिंह को सिंहासन से हटाने का निश्चय किया कि अब भाई सिंहासन से बुद्ध सिंह को ही हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो क्या है अब, यानी कि दूसरी रानी का प्रभाव इतना बढ़ गया है, चुंडावत रानी का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि मेरे भांजे को तो खुद का मतलब बेटा ही नहीं माना, तो इसका मतलब राजा तो बनाने से रहा। सवाई जयसिंह मौके की तलाश में था कि अब बुद्ध सिंह को जो है गद्दी से हटाना पड़ेगा, भले ही अपने जो है बहनों इच्छा होता, लेकिन इसको हटाएंगे। यहां तक स्टोरी समझ में आ गई। यहां तक स्टोरी क्या है, बुद्ध सिंह और सवाई जयसिंह साला बहनोई, ठीक है, सवाई जयसिंह की बहन बनाई किंग हाथे बुद्ध सिंह रे हाथे, बुद्ध सिंह रे और सवाई जयसिंह री कछुआई रानी है जो है बहन इनके पुत्र को नाम भवानी सिंह, इन्हें बेटो मानने को इनकार कर दिया, चुंडावत रानी का प्रभाव ज्यादा पड़ गया। अटक तक स्टोरी है। अब आगे बढ़ा, एक बार स्क्रीनशॉट लो, देखो इंगे बात क्या हुआ, जब महाराणा बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर हुआ तो उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर जय सिंह ने अपनी सेना भेजी। किसी कारणवश बुद्ध सिंह कहीं बाहर गए हुए थे, तो यहाँ पे जो है सेना भेज दी। जय सिंह की सेना ने बूंदी दूर पर अधिकार कर लिया। जय सिंह की सेना ने क्या किया, बूंदी दूर पर अधिकार कर लिया, क्योंकि जय सिंह मौका देख रहा था। जय सिंह चाहता था अपना जो बहनोई है बुद्ध सिंह, इसको हटाना है गद्दी से, ठीक है। जय सिंह ने करवड़ के जागीरदार हाडा सालिन सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। भवानी सिंह को भी नहीं, क्या किया, करवड़ के जागीरदार, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से यूं का यूं प्रश्न बनेगा। करवड़ के जागीरदार हाडा सालिन सिंह के द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 में बूंदी की गद्दी पर बैठा दिया। जय सिंह ने 1732 में अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह। अब जय सिंह की बहन तो देखो अमर कंवरी थी, वो अलग है। जय सिंह की खुद की बेटी कृष्णा कंवर, यहाँ पे देखो ये दे रखा है, दलेल सिंह की पत्नी कृष्णा कंवर। सवाई जय सिंह ने क्या किया, दलेल सिंह को शासक बनाया और कृष्णा कुमारी का विवाह इसी दलेल सिंह से कर दिया। समझ रहे हो बात। करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह के दूसरे बेटे दलेल सिंह को शासक बनाया सवाई जय सिंह ने, और अपनी बेटी कृष्णा कुमारी का विवाह कर दिया दलेल सिंह के साथ, यानी कि उसके ऊपर भी अधिकार रखने के लिए, ठीक है। दलेल सिंह का रास्ता साफ करने के लिए, दलेल सिंह, ताकि दलेल सिंह को भी कोई परेशान नहीं करे कि वापस उत्तराधिकार या राज्य के ऊपर कोई संकट नहीं आए, इसको साफ करने के लिए जय सिंह ने भवानी सिंह यानी कछुआई रानी के पुत्र की हत्या करवा दी। अब कछुआई रानी कौन, सवाई जय सिंह की खुद की बहन के बेटे की हत्या करवा दी भवानी सिंह की, जिसको बुद्ध सिंह ने पुत्र मानने से मना कर दिया था, ताकि दलेल सिंह शासक बना रहे। ये सब किसने षड्यंत्र रचा है, ये सब सवाई जय सिंह की मन की मतलब दिमाग की उपज थी, ठीक है। ये सवाई जय सिंह की यहाँ पे ये सारी मतलब बूंदी के उत्तराधिकार के अंदर यहाँ पे ये हस्तक्षेप रहा। तो यहां तक स्टोरी आप लोगों के समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखो, जय सिंह की इन कार्रवाइयों से मराठों को राजपुताना की राजनीति में हस्तक्षेप का मौका दे दिया। क्यों, कि अब जो कछुआई रानी है वो क्या करेगी, मराठों से मदद लेगी इस मामले में, क्योंकि भाई तो मदद कर नहीं रहा, भाई ने तो खुद के बेटे को ही मतलब मरवा दिया है। अब अपने पुत्र भवानी सिंह की हत्या के बाद कछुआई रानी अपने भाई जय सिंह की विरोधी बन गई। अब केडी भी माव है, खुदरे बेटे ने अगर कोई मार देना तो भले वो केडो भी सबको रिश्तेदार है, बिन वा खिलाफ हो जाए। और अरे मतलब देखो कछुआई रानी तो सही ही, तो इसने क्या किया, जय सिंह की विरोधी बन गई। कछुआई रानी ने जय सिंह के खिलाफ मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया, और मराठे इसी अवसर में बैठे थे, क्या माने कोई बुलावा है और मैं जाऊं,
बस ये अवसर में ही मराठा बैठा सारा का सारा। और कछवाई रानी के सामने परिस्थितियां ऐसी बन गई थी और उस समय मराठों का प्रभाव बहुत ज्यादा था, मराठों से सब डरते थे। कछवाई रानी ने आग्रह किया, मराठे के लिए हम हाजिर हैं। तो ये मराठा आक्रमण और बूंदी पर अधिकार आप देख लो। 18 अप्रैल 1734 को मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना ने बूंदी पर चढ़ाई की। बूंदी पे शासक कौन था उस समय? दलेल सिंह। दलेल सिंह को बिठाया किसने? सवाई जय सिंह ने। दलेल सिंह का सवाई जय सिंह से क्या संबंध? जवाई हो गया, क्योंकि बेटी कृष्णा कुमारी का विवाह कर दिया। पूरी स्टोरी आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी, चाहे भले ही आपने 10वीं किताब से पढ़ी भी है, लेकिन ये जो सुन लोगे समझ लोगे ना, यहां से एक एक शब्द आपके दिमाग में बैठ गया। ठीक है। 4 दिन के कड़े संघर्ष के बाद, देखो 18 अप्रैल को आक्रमण किया है, 22 अप्रैल को अधिकार कर लेते हैं। 4 दिन के कड़े संघर्ष के बाद 22 अप्रैल 1734 को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। बूंदी में महाराव उम्मेद सिंह, जो बुद्ध सिंह का पुत्र था, फिर वापस बुद्ध सिंह पे आ जाओ, महाराव उम्मेद सिंह का शासन स्थापित किया गया। अब बूंदी के शासक बनते हैं महाराव उम्मेद सिंह, जो बुद्ध सिंह के ही पुत्र थे। दलेल सिंह को हटा दिया यहां से। इस समय उम्मेद सिंह के पिता बुद्ध सिंह अफीम और शराब के नशे में अपनी जिंदगी बिता रहे थे, क्योंकि बुद्ध सिंह के पास में कुछ बचा नहीं, खुद का शासन था वो चला गया, सवाई जय सिंह ले लिया, दलेल सिंह को शासक बना दिया यहाँ, है ना। और कछवाई रानी से इनका मोह पहले ही भंग हो चुका था। एक जो बेटा, जिसको बेटा मान नहीं रहे थे, भवानी सिंह, उसको भी सवाई जय सिंह ने मरवा दिया। तो इनकी जिंदगी शराब और अफीम के नशे में बीत रही थी। इनके पुत्र उम्मेद सिंह को फिर शासक बनाया मराठों ने आक्रमण करके। यहां तक बात समझ में आ जानी चाहिए। और मराठों का प्रवेश देख लो हो चुका है राजस्थान के अंदर। मराठों का प्रवेश इस तरीके से होता है। अब स्क्रीनशॉट लो, अब स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो युद्ध के बाद की व्यवस्था क्या हुई। अपनी कृतज्ञता यानी कि आभार प्रकट करने के लिए कछवाई रानी मराठा सेना नायक होलकर को राखी बांधकर अपना भाई बना लेती है, यानी कि एक धर्म संबंध यानी धर्मेलो कह जिन। तो ये क्या करती है कछवाई रानी, यहाँ पे मल्हार राव होलकर को अपना भाई बना देती है। क्योंकि महाराव उम्मेद सिंह अभी उम्र में छोटे थे, इसलिए शासन का कार्य प्रताप सिंह को सौंपा गया। ठीक है। और प्रताप सिंह जय सिंह द्वारा गद्दी पर बैठाए गए दलेल सिंह का ही बड़ा भाई था। प्रताप सिंह को एक तरीके से प्रशासक बनाया, यानी कार्यभार सौंपा है। उम्मेद सिंह छोटा था इसलिए, और प्रताप सिंह कौन है? वही दलेल सिंह का भाई है। ठीक है। यहां तक ये जो है बूंदी के उत्तराधिकार का पूरा युद्ध रहा है, मतलब संघर्ष रहा है। और भाई साहब यहां से इतने प्रश्न बनते हैं और ऐसे बनते हैं, फिर लगता है कि ये कैसे पढ़े, कहां से डिटेल पढ़े। ये 10वीं की किताब में दे रखी है, बहुत बढ़िया डिटेल दे रखी है। और मैंने आपको नोट्स मेकिंग पैटर्न के रूप में ये उपलब्ध करा दी, पूरी स्टोरी समझा दी है, क्या रिलेशन कैसे क्या रहे हैं। बस अब कभी भी आपको सिर्फ 3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट तो नहीं कहूंगा, 3 मिनट लगेंगे। 3 मिनट के अंदर आपके बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष पूरा रिवाइज हो जाएगा। दिमाग में अपने आप रिकॉल होने लगेगी चीजें, क्या हाँ ये तो हमें समझा रखा पूरा। देख लो कछवाई रानी, अमर गुवर, कृष्णा कुबरी वगैरह सब समझ में आ जाएगी, है ना टाबरो। यहाँ वे पढ़ाई। ठीक है। देखो सम्मेलन, अब हुड्डा सम्मेलन, अब बात आती है 1734 वाला हुड्डा सम्मेलन। अब यहाँ पे हुड्डा सम्मेलन और हुड्डा समझौता दोनों की तिथियां अलग अलग आएगी। अब यहाँ पे ये चीज, ये ट्विस्ट है, ये चीज जो है अपना ध्यान नहीं जाता हूं, लेकिन कभी एग्जामिनर का ध्यान दिया गया ना तो वो इस आधार पर प्रश्न बनाएगा। कैसे? देखो पढ़ते हैं। मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासन पूरी तरह से असफल रहा। मुगल शासन पूरी तरीके से असफल रहा। राजपूत शासकों के आपसी यानी कि आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस पहले हस्तक से, जो बूंदी विवाद था, पहला हस्तक से बूंदी से होता है, ये ध्यान रखना, बूंदी विवाद, राजस्थान के सभी विचारशील शासकों की आंखें खोल दी कि जो आपस में झगड़ते रहते थे, क्या भाई 2 बिल्लियों के झगड़े में रोटी बंदर खा जाता है, वो वाली बात है। राजा सब आपस में झगड़ रहे थे, मराठों को प्रवेश करने का मौका मिल गया। और मराठे भाई साहब प्रवेश करने के बाद में हर एक राजा को परेशान करते हैं। फिर हर एक राजा जिसके पास में धन है उसको परेशान किया जाएगा, क्योंकि मराठों का ज्यादातर ये राजस्थान में प्रवेश का उद्देश्य यही था कि राजस्थान में भाई साहब धनमाल गणोई है और धनमाल लूटो, है ना। तो यहाँ पे जो है इनकी सबकी आंखें खुल गई, परेशान हो गई ये सारे के सारे। स्क्रीनशॉट लो, एक बार आगे बढ़ते हैं। देखो सम्मेलन का आयोजन। अब क्या हुआ कि राजाओं ने सबने, सवाई जय सिंह इनकी भूमिका बनाते हैं कि पूरी योजना कि अपन जो है मराठों से परेशान, क्योंकि सवाई जय सिंह के नुकसान हुआ था, तो ये योजना बनाते हैं कि सारे राजा अपन एकत्र होके और मराठों को जो है बाहर निकालते हैं। तो उसके लिए जो है हुड्डा नामक जगह को चुना गया कि यहाँ पे अपन सम्मेलन करेंगे। और रामपुरा नाम की एक जगह थी, वहां पे उन्होंने तय किया कि हर बरसात की सीजन में वहां पे अपनी एक मीटिंग होगी हर साल, जिसमें डिसाइड होगा कि क्या रणनीति बनानी, कैसे आगे बढ़ना है। अब देखो यहाँ है कि यूं कहे भी कि जिन में थोड़ी कम बुद्धि है माने समझाना तो भी आसान है, लेकिन जो सब बुद्धि वाले हैं उनको समझाना मुश्किल है। वैसे ही जो यहाँ पे सबके पास में सत्ता है, सबके पास में ताकत है, उनको साथ में लाना बहुत मुश्किल काम है। वही चीज बाद में हुई थी। तो क्या ध्यान रखेंगे,
मराठों का सफलतापूर्वक सामना करने के उपाय खोजने के लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सभी शासकों को हुड्डा नामक स्थान पर इकट्ठा करने के लिए प्रयास किया। ये जो योजना बनाई वो सवाई जयसिंह ने, लेकिन अध्यक्षता जो तय हुई वो संग्राम सिंह करेंगे, ये तय हुई। लेकिन जब अध्यक्षता करनी थी उसी महीने में संग्राम सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो बाद में जगत सिंह जी ने की, मेवाड़ के महाराणा। ठीक है। तिथि, यह सम्मेलन पूर्व निश्चित योजना के अनुसार 16 जुलाई 1734 को हुड्डा में शुरू हुआ। अब देखो हुड्डा सम्मेलन कब शुरू हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्लास 10th बुक ऑफ आरबीएसई बता रहा हूं। हुड्डा सम्मेलन शुरू हुआ है 16 जुलाई 1734। कब हुआ है? अब आप कहोगे कि गुरुजी आज दिन तक आपने भी 17 जुलाई पढ़ाया है, आज दिन तक आपने भी 17 जुलाई पढ़ाया। तो देखो हुड्डा सम्मेलन की शुरुआत 16 जुलाई 1734 को हुई है, लेकिन हुड्डा जो समझौता हुआ है, हुड्डा समझौता हुआ है वो 17 जुलाई 1734 को हुआ है। यही अंतर है। क्या अंतर है? एक जगह सम्मेलन शब्द मिलेगा, एक जगह समझौता। और हम जब इसमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे तो हम जो है वहां पे उत्तर क्लिक कर देंगे। सम्मेलन और समझौता जब अलग अलग शब्द पे आपका ध्यान जाएगा तब ध्यान रखना कि हुड्डा सम्मेलन की शुरुआत, अब ये कोई मेरे मन से नहीं है, ये आरबीएसई की 10वीं की किताब में। हुड्डा सम्मेलन की शुरुआत जो है 16 जुलाई 1734 को हुई। अध्यक्षता, इस सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। अब ये प्रश्न बनता है कि इसमें कौन कौन शामिल हुए, तो अकॉर्डिंग टू क्लास 10th बुक देखिए इसमें कौन कौन सम्मिलित हुए। जोधपुर से अभय सिंह हुए, नागौर से बकत सिंह हुए, बीकानेर से जोरावर सिंह हुए, कोटा से दुर्जन साल हुए, बूंदी से दलेल सिंह, करौली से गोपाल दास और किशनगढ़ से राज सिंह। ये सब इसका हिस्सा बने थे हुड्डा सम्मेलन। एक तो देखो पाती पेरवन के तहत खानवा के युद्ध के समय सारे राजा या तो एकत्रित हुए थे या फिर मराठों के खिलाफ हुड्डा सम्मेलन में एकत्रित हुए थे। समझ में आई बात? एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो हुड्डा सम्मेलन, अब यहाँ पे हुड्डा समझौता लिखा है। अब यहाँ क्या लिखा है? समझौता 17 जुलाई 1734। सम्मेलन की शुरुआत 16 जुलाई को ही हो गई थी। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी राजाओं ने एक समझौता यानी कि अहदनामे पे हस्ताक्षर किए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसको अहदनामा कहते थे। यहाँ ये हस्ताक्षर कब किए? 17 जुलाई 1734। इसलिए आज दिन तक हम 17 जुलाई 1734 हुड्डा सम्मेलन पढ़ते हैं। लेकिन जब सम्मेलन और समझौता दोनों पे ध्यान जाता है तब देख लो कि एक डेट का फर्क आ रहा है दोनों के अंदर, जिसमें इसमें शर्तें क्या थी? शासन की एकता यानी कि सभी राजा आपस में एकता बनाए रखेंगे। सामूहिक सम्मान यानी किसी एक राजा का अपमान सभी राजाओं का अपमान समझा जाएगा। कौन करेगा अपमान? मराठे करेंगे। किसी एक का अपमान किया तो सभी साथ में एकत्रित होकर उससे संघर्ष करेंगे, यानी कि विद्रोहियों को शरण नहीं देना है, यानी कोई भी राज्य किसी भी दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने यहाँ पे शरण नहीं देगा। किसी का भी विद्रोही है तो वो विद्रोही रहेगा, कोई भी शरण नहीं देगा। मराठों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई, मराठों के खिलाफ वर्षा ऋतु यानी बारिश के मौसम के बाद सैन्य कार्रवाई शुरू की जाएगी। और एक चीज और तय हुई कि सेना का एकत्रीकरण, इस कार्य के लिए सभी राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे। हर साल एकत्रित होंगे ऐसा कहा गया था, लेकिन एकत्रित एक साल भी नहीं हुए, गए नहीं, है ना। प्रतिनिधित्व, यदि कोई राजा किसी कारणवश खुद उपस्थित नहीं हो पाएगा तो वह अपने स्थान पर अपने पुत्र या भाई को भेजेगा कि प्रतिनिधित्व के रूप में आएगा। ये सारी शर्तें, अब इन शर्तों से भी आप लोगों के हुड्डा सम्मेलन से संबंधित प्रश्न बन सकता है, कथन कारण वाला, सुमेलित वाला, कैसा भी बन सकता है। तो ये सारी हुड्डा सम्मेलन की शर्तें हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। अब क्या हुआ कि सम्मेलन का परिणाम क्या रहा? असफल रहा। हुड्डा सम्मेलन की ये जो योजनाएं कभी धरातल पर वास्तविकता में उतर ही नहीं पाई। ये सिर्फ क्या हुआ कि वहां पे सब एग्री हो गए कि हाँ हाँ ये बात सही है, लेकिन जहां जहां खुदरे राज्य में गया तो सभी को जो है वही मोटा माथा आपस में, कोई एक रणो नहीं जावे, सभी अपने आप को शक्तिशाली समझते, तो ये कभी धरातल पे आई नहीं पाई चीजें। प्रत्येक राजपूत शासक को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिए थे। स्वार्थों के टकराव के कारण राजाओं में एकजुटता स्थापित होना बिल्कुल असंभव था। इस प्रकार हुड्डा सम्मेलन एक तरीके से असफल प्रयास साबित हुआ। और हुड्डा सम्मेलन भाई साहब कब होता है? 16 जुलाई 1734। और समझौता कब होता है? 17 जुलाई 1734। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखोगे? यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना आप हुड्डा, फिर यहाँ पे लिखना कि सम्मेलन, जब सम्मेलन की बात आए तो 16 जुलाई 1734, और जब समझौते की बात आए कि समझौता, तब क्या ध्यान रखोगे? 17 जुलाई 1734। अब हो गया आप लोगों के एकदम क्लियर कट मामला। और मैं हकीकत कह रहा हूं कि लगभग है ना 60 से 70% बच्चों का ध्यान आज दिन तक इस चीज पे कभी गया ही नहीं होगा, क्योंकि इतनी डिटेल और इतना मतलब कौन दिमाग लगाए कि हाँ हुड्डा सम्मेलन 1734 पर याद रख ले वही गणो है, और भी डेटा है, बस 17 जुलाई याद रह जाए तो भी गणो है। ये चीजें यही तरीके हूँ याद रखनी पड़ी हमें, क्योंकि देखो जो लेवल बदल रही हो है, एग्जाम रो पैटर्न बदल रहे भी तरीके में अपन ध्यान देना भी जरूरी है कि नहीं टाप, है ना। चलिए
तो आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा? आज की क्लास में अपन ने मराठों का प्रवेश, बूंदी का उत्तराधिकार संघर्ष और हुड्डा सम्मेलन, पूरी की पूरी चीज जो है बहुत स्टोरी के रूप में देखिए। क्लास जरूर है 25-26 मिनट की हुई है, लेकिन क्लास गुणवत्ता युक्त आप लोगों के लिए देने का प्रयास रहा है और ये चीजें आप लोगों के सीधी सीधी दिमाग में फिट बैठ जाएगी। ठीक है, अब कल यानी कि ये चैप्टर जो है अपना कक्षा 10 का पहला अध्याय वो पूरा हो जाएगा। इसके बाद में अपन फिर दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना। आरबीएससी अपना जो है टारगेट है अब इस बार कि आरबीएससी में से एक भी प्रश्न, एक भी शब्द अपन छोड़ेंगे नहीं, और इसके इतर यानी कि इसके अलावा भी कोई पूछा जाता है तो उसको भी अपन कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में नियमित रहा करो। 8 बजे शाम को क्लास आती है, 8 बजते ही देखो, इधर उधर समय व्यर्थ करना बंद कर दो। ये समय आप लोगों को यूटिलाइज करना है। ये एक साल आप लोग अपने आप को दे दो, झोंक दो, आप लोगों का स्वर्णिम भविष्य इंतजार कर रहा है। यदि ये एक साल आप लोग इधर उधर व्यर्थ करते हैं, मैं भाई साहब कह रहा हूं चुनावी साल है, आगे इतनी शानदार वैकेंसियां देखने को मिलेगी, अभी से पट्टी तापने शुरू कर दो। जब वैकेंसी आ जाएगी, बाहर आउट हो जाएगी, उसके बाद तो भाई साहब कुंभ का मेला लगेगा। उसके बाद तो आपको समझ में नहीं आना, इतने महारथी मैदान में उतर जाएंगे, पढ़ने वाले कम पढ़ाने वाले ज्यादा होंगे, समझ नहीं आएगी चीजें कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है। अब भी ही चीजें जो है क्लियर होती है। शांति काल में आप लोगों को कोई चीज नियमित रूप से मिल रही है तो समझ लेना कि यहां से बिल्कुल ही क्लियर कट है मामला। बस इसलिए नियमित रहो, अपनी पढ़ाई के साथ में न्याय करो, समय दो प्रॉपर तरीके से। समय सेट नहीं होता है तो सेट करो, क्योंकि आने वाला समय जो है भैया बहुत ही ज्यादा कष्टदायी है, तो कष्ट झेल नहीं पाओगे, इसलिए अभी मेहनत कर लो। ठीक है, चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।